88.4 FM पंशुल पल्स में साथियों आप सुन रहे हैं शो बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ। तो साथियों आज मेरे साथ जो ऑफिसर जुड़े हैं उनके बारे में बताने से पहले मैं वो काम क्या करते हैं, उनका विभाग क्या करता है, उस बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे दफ्तर की तरफ जहाँ इंसाफ सिर्फ कानूनी किताबों में नहीं बल्कि हर एक जरूरतमंद तक पहुँचता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ के जिला प्रोबेशन डिपार्टमेंट की। ये सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि एक आशा का केंद्र है जहाँ से चलती हैं वो योजनाएं जो बदलती हैं जिंदगियां। चाहे बात हो किसी बच्चे की सुरक्षा की या किसी महिला के न्याय की या किसी व्यक्ति के पुनर्वास की, यहीं से उठता है समाज का वो फैसला जो बढ़ाता है समाज को बेहतर समाज की ओर। तो चलिए मिलवाता हूं मैं आपको उनसे जरा भी ना देरी करते हुए, जिनका नाम है वरुण सरगवान। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंशुल पल्स में। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी ऑडियंस को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, शो शुरू करने से पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं। सर मेरा नाम वरुण सरगवान है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, जिसे हिंदी में जिला परिवीक्षा अधिकारी कहते हैं, उसके पद पर कार्यरत हूं और मुझे अभी करीबन 6 महीने हुए हैं इस पद पर। सर आप जरा अपने विभाग के बारे में कृपया हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि आपका विभाग कैसे काम करता है समाज के प्रति। देखिए, मेरे विभाग का नाम है महिला कल्याण विभाग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस मंत्रालय में आता है। इसका अगर मैं एक तरह से बताऊं आपको, जो मेरा पद है डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, इसका काम कुछ और है। इसका काम थोड़ा सा अलग है। कोर्ट से रिलेटेड इसका काम होता है। जो एक तरह से समझ लीजिए, जो अक्यूज्ड हैं, कोर्ट उनको सजा नहीं देना चाहता क्योंकि शायद वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या उनका सोशल बैकग्राउंड ठीक होता है, बट उन्होंने कुछ गलती की होती है तो वो थोड़ी हमारी निगरानी में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर का काम ये होता है मेनली। पर इसके अलावा केंद्र सरकार की एक स्कीम है मिशन वात्सल्य, जो 18 साल से कम बच्चों के लिए काम करती है पूरी तरह से। वो बच्चा किसी भी क्राइसिस में होगा, किसी भी तरह के तो वो हमारा काम होगा। तो हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर होता है उसको साथ साथ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, DCPO जिसे बोलते हैं, उसका पद भी वो संभालता है। अब मैं क्योंकि बच्चों से संबंधित है, काफी ज्यादा काम रहता है, काफी सेंसिटिव काम रहता है, तो मैं उसकी तरफ आपको थोड़ा ज्यादा बताना चाहूंगा। 18 साल से कम बच्चे हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, मेंटल, फिजिकल, स्कूल में दिक्कत है, पेरेंट्स के साथ दिक्कत हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बढ़ती एज में अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो हमको अप्रोच कर सकते हैं। कैसे अप्रोच करते हैं वो? जैसे मिशन वात्सल्य के अंडर चाइल्ड हेल्पलाइन एक यूनिट आप समझ लीजिए, चाइल्ड हेल्पलाइन काम करती है, जिसका फोन नंबर है 1098 या 1098 से बोले तो बहुत इजीली सबको याद हो जाता है। टोल फ्री नंबर है, निशुल्क नंबर है, 24/7 सर्विस है। एक्शन भी कैसे लिया जा सकता है? अगर कोई एक्शन अपने स्तर से लोकलाइज तरीके से, CHL, चाइल्ड हेल्पलाइन को CHL बोलेंगे, CHL अपने स्तर से अगर कर सकती है तो वो उसको वहीं पे रिजॉल्व कर लेती है। अगर वो उसके हिसाब से नहीं रिजॉल्व हो पाता है, थोड़ा उसमें ज्यादा इंटरवेंशन चाहिए, तो उसके लिए एक चीज और है। मिशन वात्सल्य में एक चीज और है कि जैसे DCPO तो मैं हो गया, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, मेरे ऑफिस का नाम उस केस में हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के इर्द गिर्द घूमता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जिसको JJB शॉर्ट में कहते हैं। एक होता है CWC, जिसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कहते हैं। एक हो गया आपका चाइल्ड हेल्पलाइन, ये आप समझ लीजिए। इसके अलावा होते हैं CCI भी हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स हो गए। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। JJB का काम, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम ये होता है कि अगर कोई बच्चा, लड़का या लड़की 18 साल या उससे कम के हैं और वो विधि विवादित जिसे बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट इन लॉ में आ गए हैं, मान लीजिए चोरी कर ली, छेड़खानी का मामला आ गया, कुछ भी आप लॉ के अगेंस्ट कुछ भी आप उठाते हैं, बिल्कुल ऐसा कर दिया है, तो उनका जो केस भी क्या बोले, वो बच्चे जो प्रेजेंट होंगे वो किसी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते, उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB बना होता है। CWC का काम क्या है? CWC का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक उसमें अध्यक्ष होते हैं और 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक फीमेल मेंबर का होना कंपलसरी है। ये 3 साल के लिए नियुक्त होते हैं। JJB में भी 3 साल के लिए होते हैं और CWC में भी 3 साल के लिए होते हैं। CWC का काम ऐसा है कि उसके पास बच्चों से संबंधित कोई भी केस आए, कैसा भी केस, CWC को उसको संज्ञान लेना पड़ता है। CWC उसमें आगे कार्रवाई करती है कि बच्चे के साथ क्या किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है, आर्थिक कारण की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा है। अब ये बात टीचर को पता चली कि भाई वो बच्चा इतने दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। टीचर CWC को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती है या CHL, चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकती है। अगर मान लीजिए बच्चे का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, बच्चा घर में रहकर, घर का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि बच्चे के आगे भविष्य के लिए हर तरह का उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उस केस में CWC क्या कर सकती है कि
CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट संस्थानें होती हैं जहाँ बच्चे रखे जाते हैं, वहां पे उस बच्चे को भेज सकती है। माता पिता अगर हामी भर दे तो उस बच्चे को वहां हम एडमिशन दे देंगे और वहीं उसका सारा फिर पढ़ाई वगैरह पूरा होगा। पढ़ाई, रहना, खाना, कपड़े, हर चीज। कितने एज तक रहेगा बच्चे का, जब तक कि वो बालिक ना हो जाए? 18 साल तक बच्चा रहेगा। कुछ CCI में ऐसा प्रोविजन होता है कि 18 साल के बाद भी अगर बच्चा कुछ आगे करना चाहता है तो उसको भी हम सपोर्ट कर देते हैं। पर प्रॉब्लम थोड़ी सी पिथौरागढ़ में यह है कि यहाँ पे CCI नहीं है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़ में नहीं है। तो यहाँ के बच्चे हैं, करीबन हमारे 12-13 बच्चियां हैं पिथौरागढ़ की हैं जो अल्मोड़ा में हैं। अब बुरा हमें भी लगा कि अपने आप गृह जनपद से किसी बच्चे को वहां भेजना पड़ा, बुरा उन बच्चों को भी लगा है, बट इसके हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं था। उन बच्चों की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनको यहाँ रखा जा सके पिथौरागढ़ में, माँ बाप उनका नहीं ध्यान रख पा रहे थे। बट अल्मोड़ा में वो दे आर हैप्पी, बहुत खुश हैं वो, उनका ध्यान रखा जा रहा है। हमारी टीम मिली थी उन बच्चों से, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट जरूर था, बट बच्चों के भविष्य को रखते हुए ये कदम है। तो आप CWC की अगर बात करें तो CWC को पूरा ध्यान रखना है। बच्चा अगर CWC के सामने आ रहा है, बच्चे के पास पैसे नहीं है, टिकट के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो CWC उस बच्चे को टिकट, खाने के पैसे देगा। ऐसा भी हुआ है कि बच्चे की कपड़े ढंग से नहीं पहन रखे थे, बच्चे ने नहीं थे उसके पास, CWC के पास फंड आता है, वहां से पैसे निकालकर बच्चे को कपड़े खरीदवाए गए। तो इस तरह से ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, एक नेटवर्क बन रखा है जिसमें हम सब काम करते हैं। और सर, जैसा कि आपने एक चुनौती हमें बताई यहाँ पिथौरागढ़ में है, तो पिथौरागढ़ एक छोटा सा शहर और एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो और क्या चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है पिथौरागढ़ में? देखिए, CCI की चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की हमें लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बीच बीच में अचानक से केसेस आ जाते हैं और कई बार ये मुश्किल इस तरह से मुश्किल हो जाता है, जैसे आप अल्मोड़ा की बात कीजिए, क्योंकि नियरेस्ट वही पड़ जाता है हमें। क्या ये इंस्टीट्यूट यहाँ भी आएगा सर पिथौरागढ़ में आने वाले समय में? देखिए, जो एक्ट में लिखा है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, उस एक्ट में ये मेंशन कर रखा है कि CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट ये लास्ट रिजॉर्ट होता है। अच्छा, ये जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, बच्चे को तभी रखा जाता है। तो वो आना मतलब एक तरह से अच्छी चीज नहीं कह सकते। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जेल स्थापित कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है। आपके यहाँ मतलब इसका मतलब है आपके यहाँ क्राइम ज्यादा हो रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमें ये लगता है कि ये लास्ट रिजॉर्ट है। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ ही रहे, क्योंकि CCI में डालने से कई बार ऐसा होता है कि फीमेल को किसी और डिस्ट्रिक्ट में डालना पड़ जाता है और मेल को, जो उनका भाई होता है, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में, और ये पर्सनली बहुत गंदा और खराब सा लगता है। महसूस ये इंस्टीट्यूट अलग अलग हैं, फीमेल्स अलग इंस्टीट्यूट, फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है, वो मिक्स नहीं है जी। एक डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ मेल भी हो सकता है, सिर्फ फीमेल भी हो सकता है। इसके अलावा काम करने में चुनौतियां इस तरह से आती हैं, मैं बताऊंगा पॉक्सो के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पॉक्सो से सर, आप यही हमें बताइए, बाल सुरक्षा या महिला उत्पीड़न जब होता है ऐसे केसेस में, आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं और कैसे फिर काम करते हैं? आगे की प्रोसेस क्या रहती है इसमें? पॉक्सो के केसेस, पॉक्सो से हम समझते हैं 18 साल से बच्चा मतलब लड़का या लड़की, उनके खिलाफ अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, यौन उत्पीड़न जिसे कह सकते हैं, जो सिर्फ फिजिकल नहीं समझा जाए कि बच्चे को छुआ गया है, नहीं, अगर आप बच्चे को उस निगाह से देख रहे हैं, बच्चे को आप फॉलो कर रहे हैं, गंदे मैसेज कर रहे हैं, ये सब उसी कैटेगरी में आता है। अच्छा। इसकी सजा बहुत खतरनाक है और इस तरह के केसेस पिथौरागढ़ जैसे जनपद, जहाँ पे हम पहाड़ी क्षेत्र को बहुत सुरक्षित मानते हैं, ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भी, जबकि यहाँ के लोग कितने शांत और अच्छे विचारों के होते हैं, लेकिन यहाँ भी ऐसे केसेस अभी आने लग गए हैं सर। ये गलत, बहुत ही मतलब एक सोचने का विषय है ये। बिल्कुल, ये बहुत कई बार हमें अंदर से हिला सा देता है कि ऐसे केसेस आते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग बाहर के व्यक्ति, जो उत्तराखंड का नहीं होगा, हम उस पे आरोप लगा देते हैं। ऐसे केसेस आए हैं, बिल्कुल आए हैं, जहां बाहरी व्यक्ति भी जिम्मेदार है। पर इसके अलावा ऐसे केसेस भी बहुत आए हैं जहां पे अंदर के ही व्यक्ति हैं, लोकल व्यक्ति हैं उसमें। जी। और ये हर बार जबरदस्ती भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लड़के ने जबरदस्ती की है। हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जहां पे सहमति से हुआ है, ये बालिकाओं ने प्रेशर डाला है, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो हमें ये समझ में आया है कि शायद कानून के जानकारी की कमी आप इस तरह से समझिए कि कानून के बारे में पता होगा कि ऐसा कुछ कानून है, बट शायद उसके ये नहीं पता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हाँ, जिंदगियां खराब हो जाती हैं इसमें। बिल्कुल गलत फायदा भी इस कानून का भी बहुत ऐसे बालिकाएं उठा रही हैं, महिलाएं उठा रही हैं। ऐसा है मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा पक्ष उठा रहा है इसका गलत वो, बट ऐसे केसेस भी आते हैं। आप अगर इसको बहुत एक खुले विचार से सोचें, देखें, अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें, तो हर तरह के केस आते हैं। कोई जैसे दो पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ, तो एक पक्ष ने जबरदस्ती पॉक्सो का केस दूसरे पक्ष पे लगा दिया,
गलत, ऐसे भी केस आए हैं। ऐसे केस आए हैं जहां लड़कों ने बदतमीजी की है, ऐसे भी केस आए हैं। ऐसे केस आए हैं जहां पे लड़का लड़की की सहमति से हुआ है, बिल्कुल। ऐसे केस आए हैं जहां पे लड़की ने दबाव बनाया है लड़कों पर। अब उसमें मामला बहुत पेचीदा हो ऐसे जाता है। केसेस में क्या आप दोनों पक्षों का सुनते हैं, उसमें निर्णय फिर आप कैसे लेते हैं, कैसे डिसीजन कर पाते हैं? देखिए, जो ये अगर कोई एक्यूज्ड है, मतलब जिसने कुछ ऐसा गलत काम किया है या आरोपित है, नहीं भी किया है, अगर आरोपित है और 18 साल से कम का है, तो इसके लिए तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड जिसे हिंदी में कहते हैं, ये फिर उनके पाले की बात आ जाती है। वहां पे जैसे प्रधान मजिस्ट्रेट सर मैम जो भी होंगे, वो फिर तथ्यों को रखते हुए उस तरह से वो डील करते हैं। हमारा फिर काम क्या हो जाता है कि अगर वो बच्चा 18 से कम का है और आरोपी है वो, और वो इन परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। ऐसे केस भी आए हैं जिसमें मेडिकल स्थिति उस बच्चे की ठीक नहीं थी, जो आरोपी था, तो हम उसके मेडिकल स्थिति का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बच्चा जिस होम में रखा गया है, होम जिसे बोलते हैं CCIS, आप समझ लीजिए, जहां बच्चे को रखा गया, आरोपी की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी जो वहां का मैनेजमेंट है वो उस बच्चे का ध्यान रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि नाबालिग है वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीड़ित के लिए ही हमारा ये मिशन चल रहा है। आरोपी अगर नाबालिग है, उसके लिए भी हमारे लिए उतने ही हम जिम्मेदार हैं, हमारी जवाबदेही बनती है। जी। ऐसे केस में अगर हम पीड़िता या पीड़ित की बात करें, लड़का लड़की पीड़ित कोई भी हो सकता है, तो उसमें भी कुछ स्कीम है जिनसे इनको लाभ पहुंचाया जा सकता है जनरली। पर हम काउंसलिंग करते हैं, हम ये समझते हैं, मेडिकल वगैरह होता है तो उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी वाला केस है नहीं है, उसमें फिर अलग तरीके से डील किया जाता है। बट काउंसलिंग के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि बच्चा दोबारा स्कूल में जाए, पेरेंट्स को समझाया जाता है। स्कूल वाले अगर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो टीम जाती है प्रिंसिपल से या टीचरों से बात करती है बच्चे को, ताकि तकलीफ पुनर्वास करने का मेन हमारा यही रहता है। बट ऐसे भी केस आए हैं, अगर आप चुनौतियों की, जैसे आपने स्टार्टिंग में पूछा, तो चुनौती ऐसे आती है कि लड़का या लड़की स्कूल में मन नहीं लगता पढ़ने का, स्कूल नहीं जाना चाहते, कई बार धमकियां दे देते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे अगर आपने जबरदस्ती की स्कूल भेजने की। उस केस में थोड़ा बहुत ट्रिकी सा हो जाता है हमारे लिए भी, हम फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बच्चे बिल्कुल सर, आप इस बारे में बताइए कि पुनर्वास फिर आप सोसाइटी में उनका कैसे करवाते हैं? अगर किसी के साथ कुछ घटना घट जाती है ना, जैसे फीमेल्स के साथ, मेल्स के साथ, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है फिर सर्वाइव कर पाना कुछ सालों तक, कुछ समय तक, तो कैसे आप उनको सोसाइटी में रख पाते हैं, फिर से जीना सिखा पाते हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ अभी जैसे स्कूल की मैं बात कर रहा था, अगर बच्ची या बच्चे ने मना कर दिया कि वो स्कूल नहीं जाएगा, हम थोड़ी सी काउंसलिंग कर थोड़ा फॉलोअप कर हम पता कर लेते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है। बच्चे से भी बात की जाती है, बच्चे के पेरेंट्स से भी बात की जाती है। बट बच्चा अगर बिल्कुल अड़ गया कि नहीं जाना है स्कूल, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो हमें थोड़ा बच्चे की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हम फिर उसमें फोर्स नहीं कर पाते हैं। अभी ऐसा कुछ केस आया था, हम उस बारे में डिस्कशन ही चल रहा है हमारा कि क्या कर सकते हैं, बट अभी तक हमें ये समझ में आया हम फोर्स नहीं कर सकते। उस बच्चे को अगर हम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने भी प्रस्तुत कर दें, वो भी बच्चे की काउंसलिंग ही बच्चे को समझाएंगे, बच्चे के पेरेंट्स को समझाएंगे, बट फोर्स नहीं कर सकते। फिर भी हम फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे भी केसेस हुए हैं, टीचर से बात किया, टीचर ने कहा बच्चा 2 दिन स्कूल आया, स्कूल में फिर दीवार होती नहीं है, बच्चे भाग जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी असहाय महसूस करते हैं। बट जैसे पुनर्वास की अगर आपने बात की, तो बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है क्या किया जा सकता है। उस केस में फॉलोअप किया जाता है कि बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। वो फिर स्कूल में टीचर प्रिंसिपल से बात की जाती है। कई केसेस में बच्चा किसी कारण की वजह से नहीं जा पाता है, मे बी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं रहती है, या स्कूल में बच्चों को परेशान कर रहे हैं, बुली जिसे बोलते हैं, बुली कर रहे हैं। उस केस में हम टीचर से ही बात कर सकते हैं, बच्चे की फैमिली से बात कर सकते हैं, इस तरह का किया जाता है। और सर, इन सब घटनाओं के होने का सबसे बड़ा कारण अभी एक साइबर क्राइम है। इससे ज़्यादातर अभी केसेस बढ़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और इसे पिथौरागढ़ में कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, साइबर क्राइम से तो हम लोग भी बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस जो हमारे होते हैं, जैसे बच्चियां भाग गई, बहुत केसेस हुए हैं कि स्टेट के बाहर भाग गई हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन कैसे लड़कों के बहकाव में वो आ जाते हैं, वो फिर गलत कदम उठा बैठते हैं। वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस में जो हमने रिपोर्ट बनाई है, उसमें हमारा जो निष्कर्ष बिल्कुल निकला है, जो हमने रिपोर्ट में बातचीत करके पता चला है, फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई, इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई, फिर बात हुई, फिर बच्चे भी आजकल ज़्यादा समझ ही नहीं रहे हैं चीज़ों को, बिल्कुल बहकावे में आ जाते हैं, स्टेट छोड़कर घर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। साइबर क्राइम की अगर बात की जाए, जैसे हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन, तो काफ़ी रेगुलर तरीके से इनके प्रचार प्रसार कैंपेनिंग इनकी की जाती है, स्कूलों में जाकर करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे करते हैं। साइबर क्राइम भी एक मुद्दा है, बट एक शायद मैं बोलूँगा कि हमारी भी थोड़ी सी कमी रही है कि हम पुलिस के साथ ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं अभी, इस पे और ज़्यादा होनी चाहिए, ये हमारी थोड़ी सी कमी रही है इस पे। पर
हमने मतलब दिमाग में है हमारी कि ये चीजें करनी है, साइबर क्राइम के ऊपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे डील कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। पर देखिए कम करना तो ये एक सेल्फ रेगुलेशन बोलूंगा कि आपके खुद की मन की स्थिति और दिमाग की स्थिति क्या है, जैसे आसपास का माहौल कैसा है, आप कितना दूर रहना चाहते हैं अपने मोबाइल से। मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल मेरे और भी कुछ दोस्त हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक में नहीं मिलेंगे। क्यों? शायद हमें समझ में आ गया कि ये चीजें दिमाग को ठंडा नहीं, ये और कॉम्प्लिकेट कर देगी हमारे दिमाग को। और फिर बच्चों के लिए जो नाबालिग हैं उनके लिए तो ये बहुत मतलब बड़े लोग ही मोबाइल से अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे, तो हम बच्चों से कैसे उम्मीद कर ले। बिल्कुल, हम सिर्फ समझा सकते हैं इस चीज में, जो मेरी समझ है। बाकी इसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सर ये बताइए कि आप लोगों को अवेयर कैसे करते हैं ये साइबर क्राइम को लेकर के, कैसे जागरूकता फैला रहे हैं समाज में? देखिए जैसे सबसे आसान तरीका बच्चों को अप्रोच करने का होता है, आप स्कूल में जाइए तो एकदम से आपको काफी सारी भीड़ मिल जाती है। वरना अगर आप स्कूल में, क्योंकि प्रेजेंस रहती है बच्चों की, तो बहुत इजी हो जाता है उनको समझाना ये चीजें। वहां पे जाकर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम या डीसीपीयू की टीम, सीडब्ल्यूसी भी कैंपेनिंग करती है, अलग अलग टॉपिक्स पे करती है जैसा उनको ठीक लगता है। साइबर क्राइम में भी वो बताती है किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, फ्रॉड से दूर रहिए, लोगों की बातों में ना आए। आप ठीक है, आप इंस्टाग्राम में हैं, ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए, आप सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए। बट अगर आपकी किसी से दोस्ती हो रही है और वो बोल रहा है कि यार तुम हरिद्वार, देहरादून, गुड़गांव, दिल्ली यहाँ आ जाओ, मैं तुमको बेहतर जिंदगी दे दूंगा, ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं कि तुमको बेहतर जिंदगी दे दूंगा। बच्चे इस तरह से ना भटके। बेहतर जिंदगी का एकमात्र तरीका शिक्षा है, पढ़ाई है, बिल्कुल, उसके अलावा नहीं है। आप पढ़े लिखे से सिर्फ किताबी पढ़ाई का मतलब नहीं है। पढ़े लिखे से मतलब है आपको पता होना चाहिए कि आपकी अगर फैमिली है तो आपका एक सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी फैमिली, आपके भाई बहन है, बिल्कुल, आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं जो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। आपको सही गलत का पता होना चाहिए। पढ़ाई में उससे तात्पर्य जो है पढ़ाई का थोड़ा ये है। और फिर बाकी बात लोगों से या सब कुछ जिंदगी में होनी ही है, एक समय के बाद आपने बात करनी ही है। लेकिन 18 से पहले की जो उम्र है इसमें ये गलत कदम ना उठाएं, किसी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। ज्यादा मतलब मैं यहाँ की नहीं, हर जगह के ही ऐसा हो रहा है शायद। बच्चे बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड जिसे बोलेंगे, और एक पेशेंस नहीं रहा है कि बात करनी है मतलब तुरंत चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। हम सबका अपना अपना स्ट्रगल है, बहुत सालों से सबने किया है, सबका ऐसा ही रहा है। एक बहुत बड़ा कारण, हाँ, बच्चे अगर भाग रहे हैं इन चीजों में, बहकावों में आ रहे हैं, ये भी हमने देखा है। बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फैमिलीज की, बच्चों की फैमिलीज की, अच्छा। जो हमें लगा है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती तो घर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल भी रहता है। शराब भी बहुत पीते हैं, जैसे पहाड़ों में शराब का, अगर घर का फैमिली मेंबर, हेड, पिताजी अगर शराब पी रहे हैं तो माहौल ऑब्वियसली एक आपका घर का माहौल खराब होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बच्चे का मन बिल्कुल करेगा, उन पर असर पड़ेगा इसका कि हम निकले यहाँ से। फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू उनको बाहर की दुनिया ऐसे दिखने लग जाती है, वही सोशल मीडिया पूरा खराब कर देता है। ये तो बहुत अच्छा चल रहा है शायद बाहर, सबकी जिंदगी बढ़िया है, हम भी शायद बाहर निकले तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। उनको फिर ये नहीं रहता कि मैं 18 से कम की हूँ, शादी नहीं कर सकती, बस वो फिर भाग लेते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बहुत खराब ज्यादातर उसमें रहते हैं। क्योंकि ऐसे भी केस आए हैं, बच्चों को आगे बेच दिया गया है, वो फिर बहुत ज्यादा एक पूरी हमें एक सोशल प्रॉब्लम के तौर पर पूरे देश को देखना पड़ रहा है। बिल्कुल। और सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी कोई समाज में प्रताड़ित हो रही है, कोई लड़की है या कोई लड़का है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि कोई भी समस्या नहीं बता पा रहे हैं, मान लो प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं पे हैरेस्ट हो रहे हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे, आप उन बच्चों तक अपना क्या अपील करना चाहेंगे अभी? देखिए सबसे आसान तरीका है 1098 पे कॉल कीजिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बिल्कुल बरकरार रहती है वहाँ पे, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। हम ऑफिस वाले हैं, हमें पता रहेगा और हमें पता भी रहना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन हमारे से ही बीच से निकल कर आएगा। पर बहुत बार ये रहता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम अपने लेवल पे ही उसे क्लियर कर लेती है, पुलिस तक नहीं जाने देती, पुलिस तक नहीं, कई बार घर तक भी नहीं जाने, कई बार घर तक भी नहीं जाने देती है, स्कूल तक भी नहीं जाने देती है। हम लोग इतना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल हम लोग ध्यान रखते हैं कि बच्चे का नाम वगैरह उजागर इस तरह के में बच्चे की, क्योंकि हमें पता है इस एज से हम सब गुजर चुके हैं। कई बार होता था स्कूल में हल्का सा कुछ हो जाता था, हम लोग टेंशन में आ जाते थे, तो हम समझते हैं, अभी यहाँ कुर्सी पे बैठकर हम समझते हैं कि अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है और ये बात अगर बाहर आई है, उसके बाद चीजें दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं लोकल लेवल पे हो जाए, और अगर जरूरत हुआ तो पेरेंट्स को पता हो, क्योंकि सॉल्यूशन आप लोग के आसपास के लोगों से ही निकलेगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दोस्त सॉल्यूशन नहीं बता पाएगा, जी। आपके हम उम्र वाले
उस तरह का सॉल्यूशन, एक मैच्योर सॉल्यूशन, एक समझदारी वाला सॉल्यूशन शायद नहीं बता पाएंगे। सिस्टम आपको थोड़ा एक अच्छा सॉल्यूशन बता पाएगा। तो आप जरूर 1098 में कॉल कीजिए। आप मिलना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए, मिलिए उनसे, पर्सनली मिलिए। आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलर्स हैं हमारे पास। आपको अगर हमारे काउंसलर्स से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम और अच्छे काउंसलर्स लाएंगे, हमारे पास है पैनल बना हुआ। बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इस तरीके से बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि ना वो अपने दोस्तों से कह सकता है, कह सकती है, ना पुलिस तक जाना दूर की बात, वो घर वालों दोस्तों तक भी नहीं कह पाती, और आप उनके लिए ऐसे काम करते हैं, बिल्कुल गुप्त तरीके से काम करते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी के साथ कोई भी घटना हो रही है, कोई कहीं से किसी को परेशान कर रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो प्लीज़ आप 1098 पर कॉल करिए, और ये एकदम गुप्त है, किसी को आपके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपकी सारी समस्याएं यहाँ से दूर हो सकती हैं। और सर अगला मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कोई स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे या चाइल्ड लेबर हैं, इनको दूर करने के लिए आप क्या इनिशिएटिव उठा रहे हैं? चाइल्ड लेबर का आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये, क्योंकि कई बार ये इग्नोर कर देते हैं। खासकर मुझे ऐसा लगता है, मैं भी शायद पहाड़ों में इग्नोर कर देते हूँ, क्योंकि यहाँ पे सबको लगता है कहाँ बाल मजदूरी, ये तो सब प्लेन्स या भीड़ भाड़ बड़े शहरों की बात है। बट नहीं, अभी जैसे मैंने 6 महीने में ही 2 बार श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह के अभियान चलाए गए हैं। बिल्कुल रेस्क्यू अभियान जिसे बोल सकते हैं आप, रेस्क्यू मिशन बोल सकते हैं, अभी भी करंटली चल रहा है। उनकी डेट श्रम विभाग डिसाइड करता है। उसमें फिर टीमें, कुछ लोग आते हैं। हम लोग को कई बार गुप्त सूचना भी दे देते हैं। जैसे कल ही मैंने बात की थी, तो मैंने उनको 4 जगह मुझे बच्चे दिखे थे, तो मैंने उनको लोकेशन बता दी कि मुझे 4 जगह बच्चे काम करते हुए दिखे हैं। अब आपकी टीम जाए चुपके से, और क्योंकि इसमें क्या है, लेबर डिपार्टमेंट के पास ही एक तरह से पावर या अथॉरिटी है कि जो उनका एम्प्लॉयर है, जो जिन्होंने उन बच्चों को रखा है, उनका चालान या फर्दर एक्शन लिया जा सके। बिल्कुल। वो हमारे विभाग के पास नहीं है, तो लेबर डिपार्टमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे पकड़े गए हैं, जैसे एक बेकरी है, बेकरी में बच्चा पकड़ा गया। जब हमने किचन में भेजा, तुरंत हम जैसे ही बेकरी में एंटर किया, हमने दुकानदार के समझने से पहले ही 2 लोगों को किचन में भेज दिया था। वहां मिला हमें बच्चा, और बेकरी वाले ने बहुत बहाने मारे कि नहीं मुझे पता नहीं था, उम्र का ऐसा वैसा, ये सब बहुत वो करते हैं। बट ये रहता है कि आपको अगर चाइल्ड लेबर दिख रहा है, आप जगह या आपको दुकान पता है कि किस दुकान में काम कर रहा है, आप 1098 में कॉल कर बता सकते हैं। बिल्कुल बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा उनकी ही भी एक जिंदगी है, वो कम उम्र में ही ऐसे काम वगैरह करेंगे तो आगे को फिर मुश्किलें आती हैं बहुत सारी, बहुत दिक्कत आती है। वो दब के रहना सीख जाते हैं ना बच्चे, फिर उड़ नहीं पाते, आसमान नहीं देख पाते वो। और सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ में जैसे कि अभी नशे का काफ़ी, नाबालिग जो है नशे की तरफ काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसको जागरूकता फैलाने के लिए आप कैसे कदम उठा रहे हैं सर, इसे दूर करने के लिए? देखा जाए अगर तो नशे का प्रॉब्लम बहुत फैला हुआ टाइप का है। इसमें एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का रोल नहीं है, जो मैं समझता हूँ। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का रोल है। देखिए, जागरूकता अभियान तो चलते हैं, बट बहुत ही ट्रिकी सी चीज मेरे को लगती है इसमें। जैसे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा है। नशे के खिलाफ सभी की लड़ाई है सर, सभी की लड़ाई है। हम लोग जो नशा लेकर आता है या जो स्कूलों कॉलेजों में बेचते हैं, हम सिर्फ उस तक पहुंच पाते हैं। उसके ऊपर जो मेन जो चेन का जो एक हेड है, एक सिरा है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि कोई व्यक्ति आपको कॉल करे कि एक नाबालिग है, ये नशा करता है, ऐसे क्या ऐसे में भी आप एक्शन लेते हैं उसके खिलाफ, मतलब उससे समझाते हैं उस बच्चे को? जी बिल्कुल। 18 या 18 से कम के बच्चे की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमें इफेक्ट करती है। हम उसके लिए एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हमारी है, तो हम डेफिनेटली उस बच्चे को अप्रोच करेंगे, धीरे धीरे कर देखेंगे सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या बच्चे को रिहैब सेंटर में भेजा जा सकता है? क्या बच्चे के पेरेंट्स को पता है कि ऐसा हो रहा है? बच्चे की आर्थिक स्थिति किस तरह की है? बच्चा पैसा कहाँ से ला रहा है? क्योंकि ड्रग्स की लत की वजह से बच्चा फिर क्राइम में आएगा। बच्चा क्राइम में आएगा तो कन्फ्लिक्ट विद लॉ हो जाएगा, विवादित किशोर जिसे बोलते हैं। फिर वो जेजेबी में वो आएगा, केस चलेगा एक तरह से उसका, जो भी कार्रवाई होती है, बच्चे को फिर होम भेजा जाएगा, तो जिंदगी बहुत फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जी जी जी। तो हम डेफिनेटली अगर लोकल लेवल पे कर सकते हैं इसे, तो हम लोकल लेवल पे इसको काउंसलिंग के थ्रू, रिहैब सेंटर के थ्रू हम बिल्कुल इस पे एक्शन ले सकते हैं। बट फिर हमारा ये भी एक मोटिव रहेगा कि बच्चा क्राइम में ना घुस जाए इस लत की वजह से। ये क्योंकि अपनी जिंदगी वो गलत दिशा की ओर ले जा बैठता है नशा करके। हाँ जी। जी जी। अब आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिथौरागढ़ के प्रोबेशन ऑफिसर होने के नाते आप क्या संदेश यहाँ के आम नागरिक और बच्चों तक अपना खासकर पहुँचाना चाहेंगे FM पंशुल पल्स के माध्यम से, पेरेंट्सों तक भी, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं? बहुत केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं या बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट दे रखी होती है कि
उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता बच्चों का। बच्चों की घर के बाहर की जिंदगी या मोबाइल के अंदर की जिंदगी के बारे में उनको पता ही नहीं रहता है। उस केस में बच्चे को हैंडल करना, ऐसे में कई बार क्या होता है, अचानक से एक बहुत टफ सी सिचुएशन आ जाती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि बच्चे के साथ ऐसा हो गया है। तो पेरेंट्स का अवेयर रहना बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 20-21 साल वाली जो एज होती है ना, यहाँ तक आपकी जो मे बी आप समझ लीजिए 12-13 से शुरू होती है, ये बहुत डिसाइडिंग एज है, बहुत ज्यादा डिसाइडिंग है। बच्चे का भविष्य, फैमिली की खुशी इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो पेरेंट्स का तो जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ अगर बच्चे से गलत हुआ है या बच्चे के खिलाफ कुछ हुआ है तो जरूरी नहीं है कि दबाने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या पता बच्चा मानसिक तौर पे बीमार रहने लग जाए, बच्चे की आदतें बदलने लग जाएं, ऐसा नहीं है, तो चीजें छुपाने लग जाए आपसे ज्यादा। बिल्कुल। आप उसके लिए अगर आपको हेल्प चाहिए, आप 1098 में कॉल कीजिए। अगर आप CWC बाल कल्याण समिति जिसे बोलते हैं हिंदी में, बाल कल्याण समिति, अगर आप उनके कांटेक्ट, आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट है, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। आप हमारे विकास भवन में कमरा नंबर 303 है, विकास भवन कमरा नंबर 303, आप हमारे ऑफिस में आकर शेयर कर सकते हैं जी। हम लोग जरूर एक्शन लेंगे, जरूर बात करेंगे। क्योंकि हमें जो सिखाया गया है एक्ट के थ्रू, जो किताबी अगर थोड़ी सी बात करूं, बच्चों का हित सर्वोपरि है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। तो वही हम फ्यूचर है देश का। हाँ जी, तो पेरेंट्स भी बच्चे का ही हित देखें। ठीक है, पेरेंट्स के लिए तो ये संदेश हो गया। बच्चों के लिए ये संदेश है, आपके जो डिसीजन आप ले रहे हैं थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। जो सोसाइटी में चल रहा है या जो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। हकीकत बहुत अलग होती है। किसी की बातों में ना आए, खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने वाले। अगर आपकी किसी व्यक्ति से बात हो रही, किसी पे भी भरोसा ना करें। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, एक अपनी स्कीम है, बहुत स्पेशल स्कीम हम समझेंगे। बिल्कुल सर, आप कोई स्कीम्स के बारे में हमें बताइए कि क्या क्या आपका विभाग लेकर के आ रखा है। जैसे हमारे विभाग की जो केंद्र सरकार की एक स्कीम है, मिशन वात्सल्य, मैंने बताया, मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, बट एक स्कीम जिसमें आर्थिक सहायता मिलती है, स्पॉन्सरशिप स्कीम है। उसमें बच्चों को 4,000 रुपए प्रति महीना स्पॉन्सरशिप दी जाती है, पैसा मिलता है। 18 साल तक मिलेगा ये पैसा। कुछ शर्तें हैं इसमें कुछ शर्तें इस तरह की, इसका क्राइटेरिया एक बन रखा है कि किन अगर उन मानकों पर आप खरे उतरते हैं, आप पहले आवेदन करेंगे हमारे ऑफिस में। ये कौन लोग इसके पात्र होंगे, कौन से बच्चे जो आवेदन कर पाएंगे? मैं बताता हूँ। इसमें क्राइटेरिया की बात करें, वैसे तो इसमें ये है कि अगर आपकी आय शहरी क्षेत्र में 8,000 रुपए प्रति माह है जी, और गांव वाले क्षेत्र में 6,000 रुपए प्रति माह है, तो आप इसके लिए, या BPL हैं या आप आय प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जी। पर इसके अलावा आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है या परिवार में कुछ इस तरह की घटनाएं घट गई हैं, बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भी एक तरह से पात्र हैं। उसके बाद समिति बैठती है, समिति डिसाइड करेगी कौन पात्र है कौन अपात्र है, इस तरीके का है। 18 साल तक 4,000 रुपए प्रति महीना मिलती है ये। इसमें थोड़ा सा एक पेंच मैं बोलूंगा, इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि हम लोग निदेशालय से जब हमें बजट जारी होता है, हम उसी के अनुपात में, उसी के रेशो में हम बच्चों को इसकी स्कीम का फायदा दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन किया आपको मिल जाएगा। जी। समिति ये डिसाइड करती है कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, ताकि जरूरतमंद को वो चीज जरूरतमंद को मिले। पर उसमें भी हमारे हाथ तब बन जाते हैं जब बजट हमारे पास लिमिटेड आता है, क्योंकि आवेदन बहुत सारे आते हैं, बजट लिमिटेड आता है। इसमें भी जैसे प्राथमिकता, अगर अनाथ बच्चे हैं, बच्चों को जरूर मिलेगा। आर्थिक स्थिति खराब है, अनाथ हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, तो बिल्कुल मिलेगा। उसमें फिर इफ एंड बट टाइप के क्वेश्चंस नहीं उठेंगे, आप कर सकते हैं आवेदन, बिल्कुल कीजिए। बच्चे गांव के क्षेत्र में हैं, 9वीं से 12वीं में हैं, लड़कियां हैं, तो उनको आवेदन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमने एक प्रेफरेंस इन्हीं को हमने दे रखी है। अगर आप गांव के क्षेत्र में हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी क्लास में हैं, 9वीं से 12वीं, तो हम उन बच्चों को कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को जरूर इस स्कीम का फायदा दिया जाए, ताकि बच्चे की पूरी 12वीं तक की पढ़ाई हो सके, पूरी कंप्लीट हो सके। ऐसा हमारा समिति द्वारा ये क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आजकल एक मैसेज बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, ये मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, इस तरह की हमारे विभाग द्वारा कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही, ये फेक है, ये बिल्कुल फेक स्कीम है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना फेक स्कीम है, हमारे विभाग द्वारा ये स्कीम नहीं चलाई जा रही है। ये बहुत ज्यादा व्हाट्सएप में बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। एक चीज मैं और बताऊंगा, जैसे अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र की जरूरत है, अनाथ प्रमाण पत्र की, क्योंकि उनको आगे स्टेट गवर्नमेंट में 5% रिजर्वेशन मिलता है अगर ये तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिशन में करना चाहते हैं। तो उसका आवेदन भी हमारे जिला परिवीक्षा कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिस, विकास भवन
भवन कमरा 303, वहाँ से आवेदन आप दे सकते हैं। आप ऑफिस में आइए, आप बात कीजिए, क्या क्या कागज चाहते हैं, चाहिए होते हैं, आप आवेदन करें। आपको जो सर्टिफिकेट इशू होगा वो एसडीएम ऑफिस से ही इशू होगा, पर आवेदन आपको हमारे ऑफिस में करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बहुत ही खूबसूरत आपके प्रयास हैं बच्चों के सुनहरे भविष्य को लेकर के, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप एफएम पंचूल पल्स में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।